Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो इससे पहले कि हम लोग ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम के बारे में जानें, थोड़ा फ्लोएम के बारे में पहले जान लेते हैं। फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स हमारे वो होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाएं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है वेस्कुलर प्लांट्स में, और फ्लोएम हमारा फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है वेस्कुलर प्लांट्स में। Phloem is made up of 4 components: sieve elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers, जिसमें हमारे sieve elements, companion cells and phloem parenchyma living cells होते हैं phloem के, और phloem fibers नॉन लिविंग cells होते हैं phloem के। नंबर 1 है हमारा sieve एलिमेंट्स। ये कंडक्टिंग सेल्स होते हैं फ्लोएम के, जो कि कंडक्ट करते हैं फूड मटेरियल को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नंबर 2 है हमारा कंपेनियन सेल्स। ये अटैच रहते हैं sieve एलिमेंट्स से थ्रू न्यूमरस चैनल्स नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं sieve एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब sieve एलिमेंट्स के पास ज्यादातर ऑर्गेनल्स तो होते नहीं है, तो sieve एलिमेंट जिंदा कैसे रहते हैं? उसका रीजन है कंपेनियन सेल्स, ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। सेकेंड फंक्शन कंपेनियन सेल्स का ये है कि ये फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग में हेल्प करते हैं। ये शुगर्स को sieve एलिमेंट्स में लोड कराते हैं। नंबर 3 है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। इनका रोल होता है फूड स्टोरेज में और ट्रांसफर ऑफ शुगर्स में फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू कंपेनियन सेल्स। उसके बाद कंपेनियन सेल्स शुगर्स को sieve ट्यूब एलिमेंट्स में लोड कर देते हैं। नंबर 4 है हमारा फ्लोएम फाइबर, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं फ्लोएम को। तो द सेल्स ऑफ फ्लोएम दैट ट्रांसलोकेट शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड sieve एलिमेंट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को। द मूवमेंट ऑफ फोटो एसिमिलेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू फ्लोएम इज नोन एज फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फोटो एसिमिलेट्स क्या होते हैं? फोटो एसिमिलेट्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनते हैं। फोटो एसिमिलेट्स को हम लोग शुगर्स या फोटोसिंथेट्स भी कहते हैं। इनका मूवमेंट फ्लोएम से ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन प्लांट, इसी को कहते हैं हम लोग फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। इसकी एक और डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ फ्लोएम सैप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू फ्लोएम इज नोन एज फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। अब ये फ्लोएम सैप क्या है? ये मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जिसमें वाटर, शुगर, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, आरएनए, फाइटोहार्मोन्स सब प्रेजेंट होते हैं। इनका मूवमेंट लॉन्ग डिस्टेंसेस पे थ्रू फ्लोएम इज नोन एज फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। अब जो फोटो एसिमिलेट्स होते हैं हमारे शुगर्स, ये ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैच्योर लीव्स टू एरिया ऑफ ग्रोथ एंड स्टोरेज। अब ये किन सेल से करते हैं? कोई कंडक्टिंग सेल्स होंगे फ्लोएम में, उन कंडक्टिंग सेल्स का नाम है sieve एलिमेंट्स। अब ये जो हमारे sieve एलिमेंट्स हैं, इनको sieve ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं एंजियोस्पर्म्स में, और sieve सेल्स कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। जो sieve ट्यूब होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, ये इलोंगेटेड होते हैं, लिविंग होते हैं, और इनमें sieve प्लेट्स पाई जाती हैं, और sieve प्लेट्स में होते हैं sieve पोर्स, जो कि ओपन चैनल बनाते हैं फॉर एफिशिएंट फूड ट्रांसपोर्ट। अब जो sieve ट्यूब्स होती हैं एंजियोस्पर्म्स की हमारी, इनमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन। ये किन एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है? ऑल डाइकॉट्स एंड मेनी मोनोकॉट्स। तो ये पी प्रोटीन sieve ट्यूब्स में एंजियोस्पर्म के पाई जाती है। अब पी प्रोटीन का फंक्शन क्या है? पी प्रोटीन का फंक्शन ये है कि अगर sieve ट्यूब हमारी कहीं से रैप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसको सील कर दिया जाए ताकि लॉस ऑफ सैप ना हो सके। जो हमारे फोटोसिंथेट्स हैं वो sieve ट्यूब से बाहर ना निकलें, उसका सीलिंग में पी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। अब जिम्नोस्पर्म्स में sieve एलिमेंट्स को sieve सेल्स कहते हैं, क्योंकि उनमें sieve प्लेट नहीं पाई जाती। प्लांट्स में sieve ट्यूब्स के साथ न्यूमरस कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड होते हैं। कंपेनियन सेल्स नॉन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं sieve ट्यूब से थ्रू न्यूमरस चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। कंपेनियन सेल्स को जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि sieve ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स का लोकेशन क्या होता है मैच्योर लीव्स में। इनका लोकेशन होता है स्मॉल वेन्स या माइनर वेन्स, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं लीव्स में, वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, वहीं से ये शुगर की लोडिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनर वेन्स या स्मॉल वेन्स में sieve ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। अब कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स का रोल ये होता है कि वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं sieve ट्यूब एलिमेंट्स को, ताकि वो जिंदा रहें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, ये सब एब्सेंट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कंपेनियन सेल्स का कि ये ट्रांसफर कराते हैं शुगर्स को फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू sieve ट्यूब एलिमेंट्स। प्लांट्स में sieve ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स को एक फंक्शनल यूनिट माना जाता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है sieve प्लेट्स, और ये पोर्स हैं उनके, और ये है sieve ट्यूब, और ये है कंपेनियन सेल, जो कि ज्वाइंट हैं sieve ट्यूब से। कंपेनियन सेल्स की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? ये माइनर वेन्स में और मैच्योर एक्सपोर्टिंग लीव्स।
तो नंबर 1 है हमारे ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स, नंबर 2 है ट्रांसफर सेल्स, नंबर 3 है इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स। तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स जो होते हैं हमारे, इनकी वॉल्स जो होती हैं वो स्मूथ होती हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं सीव ट्यूब से बाय प्लाज्मोडेस्माटा, लेकिन इनके पास और प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते कि ये दूसरे सेल से कनेक्ट कर सकें, तो इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। अब ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स का फंक्शन क्या है? ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स का फंक्शन ये है कि ये एपोप्लास्टिक लोडिंग एंड अनलोडिंग में रोल प्ले करते हैं। अब ये एपोप्लास्टिक लोडिंग और अनलोडिंग क्या है ये हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे। सेकेंड है हमारे ट्रांसफर सेल्स। ये ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स की ही तरह होते हैं, इनके पास भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते या बहुत कम होते हैं, इसलिए दूसरे सेल से तो कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने सीव ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं वाया प्लाज्मोडेस्माटा। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो फिंगर लाइक फोल्डेड होती हैं। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है ट्रांसफर का। ट्रांसफर सेल्स का भी सेम फंक्शन है जो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स का था। ये भी एपोप्लास्टिक लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स कराते हैं इन प्लांट्स। नंबर 3 है हमारे इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं और इनके पास बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, इसलिए ये दूसरे सेल से भी कनेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना है, तो ये कहलाता है सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। और अब फंक्शन इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स का क्या है, ये फंक्शन करते हैं इन सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स, मतलब सिम्प्लास्टिक लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब ट्रांसलोकेशन शुगर्स का या फोटो एसिमिलेट्स का हमारा फ्लोएम से होता है, ये कैसे पता चला? ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इससे पता चला कि ट्रांसलोकेशन जो होता है फोटो एसिमिलेट्स का, ये फ्लोएम से होता है। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। पैटर्न्स ऑफ ट्रांसलोकेशन बहुत सिंपल है। मटेरियल्स जो होते हैं हमारी शुगर्स, फोटो एसिमिलेट्स, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस, जिसे कहते हैं सोर्स, टू एरिया ऑफ ग्रोथ एंड स्टोरेज, जिसको ज़रूरत है उसको कहते हैं सिंक। तो ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम जो होता है हमारा सोर्स टू सिंक होता है हमेशा। अब ये जो ट्रांसलोकेशन फ्लोएम कर रहा है, इस पर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो पहले अब देख लेते हैं सोर्स क्या है और सिंक क्या है, उनकी रिलेशनशिप क्या होती है। नॉर्मली सोर्स हमारा कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। एग्जांपल मैच्योर लीव्स। सोर्स एक्सपोर्ट करता है मटेरियल्स को सिंक को, और सिंक क्या करता है, इंपोर्ट करता है मटेरियल को फ्रॉम सोर्स। अब सिंक क्या होते हैं? सिंक नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रोइंग या स्टोरिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनको खाने की ज़रूरत होती है और ये सोर्स से फूड लेते हैं। एग्जाम्पल है रूट्स, इमैच्योर फ्रूट्स, इमैच्योर लीव्स एक्सेट्रा। सिंक इंपोर्ट करते हैं मटेरियल फ्रॉम सोर्स। तो सोर्स हमारा जनरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसके पास अबंडेंटली शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। वो खाना सप्लाई करता है सिंक को, जिसको खाने की नीड होती है। लेकिन सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप जो होता है ये वेरिएबल होता है और ये डिपेंड करता है प्लांट की नीड और सीजन पे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स सच एज मैच्योर लीव्स ये सोर्स का काम करते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ये सिंक का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशंस ऐसी आ गई कि लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे खाने की कमी होने लगती है। अब इन लीव्स को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो अब क्या होगा, तो हमारे जो अब स्टोरिंग ऑर्गन्स जो हैं जैसे ट्यूबर्स, इनसे खाना मैच्योर लीव्स की तरफ जाएगा ताकि ये जिंदा रह सकें। तो अब हमारा स्टोरिंग ऑर्गन ट्यूबर जो है ये सोर्स हो गया और मैच्योर लीव्स जो थी हमारी ये सिंक हो गई। तो ये सोर्स एंड सिंक का रिलेशनशिप वेरिएबल है, लेकिन जनरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स सोर्स होते हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ये सिंक होते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में दो चीज़ें आ गई। एक फ्लोएम कैसे ट्रांसलोकेशन कराता है, एक फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसलोकेशन होता है। तो फ्लोएम जो ट्रांसलोकेशन करता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब फूड मटेरियल शुगर्स ट्रांसपोर्ट अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड भी होगा। अपवर्ड मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम की तरफ भी और रूट्स की तरफ भी, और जिसको भी नीड है उसकी तरफ ये ट्रांसलोकेशन होगा। इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर आप सिंगल सीव ट्यूब देखें तो वहां पे ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो सीव ट्यूब के अंदर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वहां यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर रेट ऑफ मूवमेंट की बात करें फ्लोएम में तो और बहुत रैपिड होता है, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो होती है 1 मीटर पर आवर। अब नेक्स्ट है हमारा मटीरियल्स ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोएम। कौन कौन से मटीरियल्स ट्रांसलोकेट होते हैं फ्लोएम में, तो नंबर 1 है सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। ऐसा क्यों,
नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स इसलिए ट्रांसपोर्ट होती हैं क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं कर सकती और खुद ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करती हैं और जैसी हैं वैसी ही बनी रहती हैं ट्रांसपोर्ट के दौरान। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर से बात ये सामने है कि कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उसका नाम है सुक्रोज। Sucrose is the most abundant sugar in phloem sap and most commonly transported. सुक्रोज जो है हमारी ये मोस्ट अबंडेंटली ट्रांसपोर्टेड शुगर है। और अगर हम फ्लोएम सैप की बात करें तो सुक्रोज इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन फ्लोएम सैप। इसके अलावा रेफिनोज, स्टैकियोज एंड वर्बेस्कोज भी ट्रांसपोर्टेड होती हैं लेस कॉमनली वाया फ्लोएम। ये भी हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब सवाल ये आया कि सुक्रोज क्यों ट्रांसपोर्ट होती है, ग्लूकोज क्यों नहीं? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें नंबर 1 है सुक्रोज हमारी डाइसेक्राइड शुगर है और ग्लूकोज हमारी मोनोसेक्राइड शुगर है। मतलब सुक्रोज के पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज मोर एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। दूसरा रीज़न ये है आपका कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है जो कि सीव ट्यूब में किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाएगी और कुछ और प्रोडक्ट बना देगी, क्योंकि ग्लूकोज बहुत रिएक्टिव होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, इसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है, तो ये किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगी और खुद ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाएगी। तो इसलिए सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होती है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर नहीं है प्लांट्स में। तो अगर फ्लोएम सैप की बात करें तो इन फ्लोएम सैप शुगर्स आर प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन। अब कौन सी शुगर? सुक्रोज। सुक्रोज इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन फ्लोएम सैप। लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट्स हो रही है। अगर ओवरऑल बात हो रही हो तो वाटर इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन फ्लोएम सैप। सेकेंड है हमारे अमीनो एसिड, एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एक्सेट्रा। नंबर थर्ड है आयंस, एग्जाम्पल है मैग्नीशियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा आयन मोस्ट अबंडेंट होता है फ्लोएम सैप में, तो उसका आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट अबंडेंट आयन ट्रांसपोर्टेड एंड फाउंड इन फ्लोएम सैप। नंबर फोर्थ है ऑर्गेनिक एसिड्स, एग्जाम्पल मैलेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक्सेट्रा। नंबर फिफ्थ है प्रोटीन्स। तो आपको पता है प्रोटीन्स में पी प्रोटीन होती है फ्लोएम सैप में। इसके अलावा प्रोटीन काइनेजेस, चैपरॉन्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, प्रोटीन फॉस्फेटेजेस एक्सेट्रा, ये सब प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम सैप में। नंबर 6 है हमारा फाइटो हार्मोन्स, एग्जाम्पल ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन एक्सेट्रा। नंबर 7 है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, फिनोलिक्स, टर्पीन्स एक्सेट्रा। नंबर 8 है वाटर, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोएम, अगर ओवरऑल बात हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ सल्यूट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो शुगर्स। अब हमारा नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। The pressure flow hypothesis given by Munch is the most accepted mechanism of phloem translocation. अब ये जो pressure flow hypothesis दी थी मुंच ने, ये most accepted mechanism है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की। इसको मुंच हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहती क्या है? ये कहती है कि जो फ्लो ऑफ सैप हो रहा है सीव एलिमेंट्स में, ये कोई ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है बिटवीन सोर्स एंड सिंक। मतलब कोई ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है सोर्स एंड सिंक के बीच में, जो कि ट्रांसपोर्ट करा रहा है सैप का फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये ग्रेडियंट जो बन रहा है ये कॉन्सिक्वेंस है, ये रिजल्ट है फ्लोएम लोडिंग का एट द सोर्स एंड फ्लोएम अनलोडिंग का एट द सिंक। अब ये कौन सा ग्रेडियंट है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये जो फ्लोएम सैप मूव कर रहा है सोर्स टू सिंक तक, ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप इन सीव ट्यूब्स इज अ पैसिव प्रोसेस। अब देख लेते हैं प्रेशर फ्लो मॉडल ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को, जिसे मुंच ने दिया था। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक 3 कार्बन शुगर होती है, ट्रायोस फॉस्फेट, जिसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। ये ट्रायोस फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट से एक्सपोर्ट होकर मेसोफिल सेल के साइटोसॉल में आ जाती है और कन्वर्ट हो जाती है सुक्रोज में। अब सुक्रोज मेसोफिल सेल के साइटोसॉल से वाया बंडल शीथ सेल्स कंपेनियन सेल्स में आ जाती है। अब कंपेनियन सेल्स इसको वाया प्लाज्मोडेस्माटा फ्लोएम सीव ट्यूब में लोड कर देते हैं। तो हमारी शुगर्स अब सीव ट्यूब्स में लोड हो गई हैं सोर्स पर। अब सोर्स के वहां पर शुगर्स लोड होने की वजह से सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो इससे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, मतलब वाटर की कमी हो जाती है सोर्स के वहां पर। अब वाटर के पास टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, मतलब वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल टू बैलेंस द वाटर पोटेंशियल।
तो नियर बाय जाइलम वेसल से वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ऑस्मोसिस। तो वाटर सीव ट्यूब में आ जाता है। इससे सीव ट्यूब के सोर्स के वहां पर टर्गर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। टर्गर प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। और टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सेल टर्जेड हो जाती हैं और टर्गर प्रेशर इतना बढ़ जाता है यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल्स को पुश करने लगती हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है सोर्स पर। अब अगर सिंक को देखें तो वहां पर टर्गर प्रेशर बहुत कम होता है। तो इससे जो सैप है या शुगर है वो बल्क फ्लो से या मास फ्लो से फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर मूव करती है। बल्क फ्लो का मतलब होता है सारे सब्सटेंसेस एक साथ एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं मास में। यहां पर कोई भी सब्सटेंस अकेला मूव नहीं करता है। तो अब बल्क फ्लो से शुगर सिंक की तरफ आ गई हैं। अब अनलोडिंग हो जाती है शुगर्स की यहाँ पर। इससे हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम हो जाता है सिंक की तरफ और वाटर पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। अब वाटर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से यहाँ से वाटर मूव कर जाता है वापस जाइलम वेसल्स में। और जब वाटर वापस चला गया जाइलम वेसल्स में तो यहाँ का टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये था वो ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, जिससे शुगर्स मूव करती हैं बाय बल्क फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। और ये कॉन्सिक्वेंस होता है फ्लोएम लोडिंग का एट द सोर्स एंड फ्लोएम अनलोडिंग का एट द सिंक। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रेशर फ्लो मॉडल में क्या हुआ था। सोर्स पे शुगर्स और डिफरेंट सॉल्यूट्स लोड हुए थे सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। इससे क्या हुआ था, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रहा था सोर्स की तरफ और वाटर पोटेंशियल बहुत डिक्रीज हो गया था एज कम्पेयर टू एडजेसेंट जाइलम सेल्स। इससे क्या हुआ था, वाटर मूव किया था फ्रॉम जाइलम टू सीव एलिमेंट्स बाय ऑस्मोसिस। तो इस वाटर के मूवमेंट की वजह से टर्गर प्रेशर काफी इंक्रीज हो गया था सोर्स के वहां पर और सिंक के वहां पर टर्गर प्रेशर बहुत कम था। तो इस प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट था ये, जिसमें वाटर एंड इट्स डिसॉल्व सॉल्यूट मूव कर रहे थे बाय बल्क फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहां पे था, सोर्स पे। लो प्रेशर कहां पे था, सिंक पे। अब सिंक में शुगर्स की अनलोडिंग हो गई थी जिससे वाटर पोटेंशियल बहुत बढ़ गया था। अब वाटर पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से सीव ट्यूब से वाटर वापस जाइलम वेसल्स में चला गया था और इससे क्या हो रहा था कि टर्गर प्रेशर फिर से वापस डिक्रीज हुआ जा रहा था। तो आइए अब देख लेते हैं फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग को। तो फ्लोएम लोडिंग क्या होती है? फ्लोएम लोडिंग का मतलब होता है फोटो एसिमुलेट्स या शुगर्स का सीव ट्यूब एलिमेंट्स में आ जाना एट द सोर्स। और फ्लोएम अनलोडिंग क्या होती है? सीव ट्यूब एलिमेंट से शुगर्स या फोटो एसिमुलेट्स का सिंक में चला जाना, इसको कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फ्लोएम लोडिंग से। फ्लोएम लोडिंग में फोटोसिंथेट्स या फोटो एसिमुलेट्स हमारे मीजोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होते हैं और सीव ट्यूब एलिमेंट में आ जाते हैं। अब सीव ट्यूब एलिमेंट का लोकेशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, मीजोफिल से जब ये आ रहे होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट में तो सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जिसका जो कवर करता है 2 और 3 सेल्स डायामीटर। उसके बाद जब ये सीव ट्यूब एलिमेंट में हमारी शुगर सुक्रोज आ जाती है तो सीव ट्यूब एलिमेंट में फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। तो फाइनली फोटोसिंथेट्स जो थे हमारे ये ट्रांसपोर्ट हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स में एट द सोर्स। इसे कहेंगे फ्लोएम लोडिंग। तो हमने पहले भी आपको बताया था सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। अब जब हमारी शुगर सीव ट्यूब एलिमेंट में आ गई तो ये ट्रांसपोर्ट होंगी सिंक की तरफ, इसे कहेंगे एक्सपोर्ट। और ये एक्सपोर्ट एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जो कि सोर्स से सिंक तक के चलता है। तो फ्लोएम लोडिंग जो होती है ये हमारी सिम्प्लास्टिक पाथवे से भी हो सकती है और एपोप्लास्टिक पाथवे से भी हो सकती है। तो आइए अब डायग्राम से समझते हैं सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ फ्लोएम लोडिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रायोस फॉस्फेट बनता है क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से, वो एक्सपोर्ट हो जाता है मीजोफिल सेल के साइटोसॉल में। तो यहाँ पे आ गया ट्रायोस फॉस्फेट और ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब सुक्रोज मूव करती है फ्रॉम मीजोफिल सेल साइटोसॉल टू बंडल शीथ सेल्स वाया प्लाज्मोडेस्माटा और फिर ये सुक्रोज हमारी बंडल शीथ सेल से वाया प्लाज्मोडेस्माटा फ्लोएम पैरेन्काइमा में आ जाती है और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा से सुक्रोज हमारी वाया प्लाज्मोडेस्माटा कंपेनियन सेल्स में आ जाती है और कंपेनियन सेल से वाया प्लाज्मोडेस्माटा सीव ट्यूब एलिमेंट में आ जाती है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कंपेनियन सेल कौन सा होगा, इंटरमीडियरी कंपेनियन सेल, जिसके पास बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं अदर सेल्स से भी। तो ये था हमारा पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जिसमें मीजोफिल सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट्स में शुगर्स लोड हो रही थी। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में शुगर्स मूव करती हैं वाया प्लाज्मोडेस्माटा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और दोनों सेल के साइटोसॉल कनेक्टेड होते हैं वाया प्लाज्मोडेस्माटा।
अब देख लेते हैं हम लोग एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है। एपोप्लास्टिक पाथवे में जो हमारी सुक्रोज थी साइटोसॉल में मेसोफिल सेल्स के, वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा बंडल शीथ सेल्स में आ जाती है, फिर बंडल शीथ सेल से वाया प्लाज्मोडेस्माटा फ्लोएम पैरेन्काइमा में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर सेल होगा, यहाँ पे या तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, उसके पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते कि दूसरे सेल से कनेक्ट हो सकें, तो इसलिए सुक्रोज को बाहर आना पड़ता है टू एक्स्ट्रा सेलुलर एपोप्लास्टिक रीजन। अब ये जो हमारी शुगर एपोप्लास्टिक रीजन में आ गई, इसको क्रॉस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कंपेनियन सेल। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसके बारे में अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एपोप्लास्टिक लोडिंग में। तो ये कंपेनियन सेल्स में आने के बाद ये वाया प्लाज्मोडेस्माटा सीव ट्यूब एलिमेंट में लोड हो जाती है। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में कौन से कंपेनियन सेल काम कर रहे थे? इंटरमीडियरी कंपेनियन सेल, और एपोप्लास्टिक पाथवे में ट्रांसफर सेल या ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स जिनके पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं थे, इसलिए ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, एक तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की और दूसरी कंपेनियन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक नोट है यहाँ पे, ट्रायोज फॉस्फेट फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट टू द साइटोसॉल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज, जो मैंने आपको बताया था अभी। अब देख लेते हैं सिम्प्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग दोबारा से, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। इन सिम्प्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग फोटो एसिमुलेट्स आर ट्रांसलोकेटेड इनटू सीव ट्यूब्स थ्रू कंपेनियन सेल्स कॉल्ड इंटरमीडियरी सेल्स बाय लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये था आपका सिम्प्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग। अब देख लेते हैं डिटेल में पहले सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक लोडिंग एंड अनलोडिंग का प्रोसेस। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले सिम्प्लास्टिक लोडिंग को, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या हो रहा था, जो शुगर्स थी हमारी मेसोफिल सेल्स के साइटोसॉल में, वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा बंडल शीथ सेल्स में जा रही थी, फिर वाया प्लाज्मोडेस्माटा फ्लोएम पैरेन्काइमा में, फिर वाया प्लाज्मोडेस्माटा इंटरमीडियरी कंपेनियन सेल्स में, और फिर वाया इंटरमीडियरी कंपेनियन सेल्स ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स में लोड हो जा रही थी। तो ये था आपका सोर्स जिससे लोडिंग हो रही थी, और फाइनली सीव ट्यूब एलिमेंट्स में शुगर लोड हो जा रही थी सिम्प्लास्टिक पाथवे में। सिम्प्लास्टिक पाथवे में शुगर्स प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू चलती हैं और लोड हो जाती हैं। तो पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है ये, जिसमें कुछ सेल्स को क्रॉस करना पड़ता है शुगर्स को, और फिर सीव ट्यूब में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो अब देख लेते हैं एपोप्लास्टिक लोडिंग में क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एपोप्लास्टिक लोडिंग में हमारी मेसोफिल सेल के साइटोसॉल में जो सुक्रोज थी वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा बंडल शीथ सेल्स में आ जाती है, और फिर वाया प्लाज्मोडेस्माटा फ्लोएम पैरेन्काइमा में। अब इसके बाद क्योंकि हमारे ट्रांसफर सेल या ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स रोल प्ले करते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे में, जिनके पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते कि ये दूसरे सेल से कनेक्ट कर सकें, तो ये शुगर्स को एपोप्लास्टिक रीजन में आना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है। अब ये सुक्रोज या शुगर्स हमारी एपोप्लास्टिक रीजन में आ गई। अब इनको क्रॉस करना है कंपेनियन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि ये साइटोसॉल में कंपेनियन सेल के जा सकें। उसके बाद जब ये यहाँ पे साइटोसॉल में आ जाती हैं कंपेनियन सेल्स के, तो ये वाया प्लाज्मोडेस्माटा सीव ट्यूब में लोड हो जाती हैं। अब एपोप्लास्टिक लोडिंग में हमारे कंपेनियन सेल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते, तो इसलिए ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर लगा होता है जो कि सुक्रोज को अंदर ले जाता है साइटोसॉल में। अब ये कौन सा होता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें मेसोफिल सेल से ट्रांसफर सेल्स या ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स में शुगर आती हैं। उसके बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर, जिसमें शुगर्स मूव करती हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक वाया बल्क फ्लो। तो ये तो था आपका एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक लोडिंग के बारे में। अब एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक अनलोडिंग भी देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सिम्प्लास्टिक अनलोडिंग के बारे में। जब ये सोर्स से सिंक की तरफ शुगर्स आ जाती हैं, तो वाया प्लाज्मोडेस्माटा ये कंपेनियन सेल्स में आ जाती हैं। उसके बाद वाया प्लाज्मोडेस्माटा ये सिंक में चली जाती हैं। ये भी एक पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि वाया प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसफर हो रहा होता है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है शुगर ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट है हमारा एपोप्लास्टिक अनलोडिंग। एपोप्लास्टिक अनलोडिंग में शुगर्स हमारी कंपेनियन सेल्स में तो आ जाती हैं वाया प्लाज्मोडेस्माटा, लेकिन इनके पास और प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते कि ये दूसरे सेल से कनेक्ट करें, इसलिए फिर से इनको एपोप्लास्टिक रीजन में आना पड़ता है शुगर्स को। एपोप्लास्टिक रीजन से ये सिंक में चली जाती हैं। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और कोई ट्रांसपोर्टर इनको सिंक के साइटोसॉल में ले जाता है। तो ये था हमारा एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब हम लोग देख लेते हैं एपोप्लास्टिक लोडिंग। एपोप्लास्टिक लोडिंग इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते हैं कंपेनियन सेल के पास। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में फोटो एसिमुलेट जो होते हैं हमारे फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं मेसोफिल सेल से वाया बंडल शीथ सेल्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर एपोप्लास्टिक रीजन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है और शुगर्स शुरू में तो सिम्प्लास्टिक पाथवे से मूव करती हैं, लेकिन बाद में ये एपोप्लास्टिक रीजन में आ जाती हैं। अब जो शुगर्स हमारी एपोप्लास्टिक रीजन में आ गई, इनकी लोडिंग होती है
कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब कॉम्प्लेक्स में, वो कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो शुगर्स एपोप्लास्टिक रीजन में आ गई, इनको कंपेनियन सेल के साइटोसॉल में जाना है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एपोप्लास्टिक रीजन दिखाया जा रहा है और ये साइटोसॉल दिखाया जा रहा है कंपेनियन सेल का। तो ये सुक्रोज है हमारी यहाँ पे एपोप्लास्टिक रीजन में। अब तो यहाँ पे सुक्रोज का एपोप्लास्टिक रीजन से साइटोसॉल में जाने के लिए एक सिम्पोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है सुक्रोज H+ सिम्पोर्टर। ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है जो कि एनर्जी लेता है किसी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पे एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर लगा होता है जिसे कहते हैं H+ एटीपेज, जो कि H+ की कंसंट्रेशन एपोप्लास्ट में बढ़ाए रखता है। ये साइटोसॉल से H+ पंप करता है एपोप्लास्ट में। अब ये जो H+ पंप हुए तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन एपोप्लास्ट में ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है जो कि H+ एटीपेज जनरेट कर देता है। ये ड्राइव करता है अपटेक ऑफ सुक्रोज NH+ साइमल्टेनियसली टू साइटोसॉल ऑफ कंपेनियन सेल्स। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, द लोडिंग ऑफ सुक्रोज फ्रॉम एपोप्लास्ट टू सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स द सुक्रोज H+ सिम्पोर्टर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। Sucrose H+ importer uses the energy of proton gradient which is generated by H+ ATPase present on plasma membrane of companion cells to drive the uptake of sucrose in the cytosol। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स या ट्रांसफर सेल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शंस नहीं होते हैं कि ये दूसरे सेल से कनेक्ट कर सकें, इसलिए ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और सुक्रोज H+ इंपोर्टर हेल्प करता है सुक्रोज का अपटेक फ्रॉम एपोप्लास्ट टू साइटोसॉल। अच्छा, सिम्प्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। सिम्प्लास्टिक पाथवे वो होता है जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल टू सेल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो, जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करते हैं दो सेल के साइटोसॉल। एपोप्लास्टिक पाथवे वो होता है जिसमें सेल वॉल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर स्पेसेस से होकर मटेरियल जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब देख लेते हैं सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक अनलोडिंग। ट्रांसफर ऑफ फोटो एसिमुलेट्स फ्रॉम सीव एलिमेंट्स इनटू द टारगेट सेल एट द सिंक एंड इज कॉल्ड फ्लोएम अनलोडिंग। मतलब सीव एलिमेंट से फोटो एसिमुलेट्स का सिंक में जाना, इसी को कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। फ्लोएम अनलोडिंग भी दो पाथवे से होती है, सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड एपोप्लास्टिक पाथवे। After unloading, photo assimilates are transported to cells in the sink by means of short distance transport pathway called post sieve element transport। तो अनलोडिंग के बाद जब फोटो एसिमुलेट्स का अनलोडिंग हो गई तो सिंक में जाने से पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कुछ सेल्स को कवर करना पड़ता है शुगर्स को, इसे कहते हैं पोस्ट सीव एलिमेंट ट्रांसपोर्ट। अब सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग में क्या होता है, वाया प्लाज्मोडेस्माटा फोटो एसिमुलेट्स सिंक में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपोप्लास्टिक अनलोडिंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एपोप्लास्टिक अनलोडिंग में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पहले यहाँ पे शुगर्स जो होती हैं हमारी, फोटो एसिमुलेट्स जो होते हैं हमारे, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर एपोप्लास्टिक रीजन। उसके बाद ये सिंक ऑर्गन में चले जाते हैं और यहाँ पे भी कोई ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है और ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी होती है। तो ये थे हमारे सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवे। फाइनल स्टेप में जब सिंक में शुगर्स चली जाती हैं या तो सिंक इनको स्टोर कर लेता है या मेटाबोलाइज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द नीड। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग हैपेंस बिटवीन सेल्स विद नो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एपोप्लास्टिक पाथवे वहीं होता है जहाँ पे कंपेनियन सेल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस नहीं होते हैं और ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड होती है मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लिंक बाय 1α2β ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सुक्रोज एक डाइसेक्राइड शुगर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनी है और इसमें जो बॉन्ड है वो है 1α2β ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एपोप्लास्टिक पाथवे पाया जाता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिम्प्लास्टिक पाथवे, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों पाए जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स उन्हीं से रिलेटेड हैं जिनमें एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों पाए जाएं। पहला पॉइंट है आपका ग्रोइंग वेजिटेटिव सिंक्स, जो ग्रो कर रहे हैं सिंक हमारे, जैसे यंग लीव्स, रूट्स, यूजुअली अंडरगो सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग। ग्रोइंग वेजिटेटिव सिंक्स जो है हमारे, उनमें सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग होती है, ध्यान रखिएगा। अब जो प्लांट्स हैं हमारे जिनमें एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों हैं, तो अगर सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम है, लो है, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा और कैरियर मीडिएटेड होगा, मतलब वहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे चलेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन सुक्रोज की ज़्यादा है, हाई है, तो पाथवे सिम्प्लास्टिक होगा वाया प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब साफ है यहाँ पे कि अगर सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे चलेगा फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग का।
अगर सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो सिम्प्लास्टिक लोडिंग एंड अनलोडिंग का पाथवे चलेगा। और यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो होता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट वो एक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड एज स्टार्च एग्जिट द क्लोरोप्लास्ट एट नाइट इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज एंड इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज इन साइटोसॉल एंड ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टू होल प्लांट। तो ये मैं फोटोसिंथेसिस में डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इतना याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म जो होता है वो स्टार्च होता है और ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म सुक्रोज होता है। और जो स्टार्च बनता है हमारा, जो स्टोर होता है, जब प्लांट को नीड होती है तो एग्जिट करता है क्लोरोप्लास्ट को एट नाइट इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज और कन्वर्ट हो जाता है मीजोफिल सेल के साइटोसॉल में सुक्रोज में, और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय फ्लोएम टू होल प्लांट। आई होप आपको फ्लोएम ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Please like, share and subscribe.